हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कोडा थ्रोन। मैं हूं अच्युत वर्धन और आज है फेज 2 ऑफ द वीडियो फॉर द जावा बेसिक कोर्स। तो आज हम लोग तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर्स, दूसरा है लूप्स एंड तीसरा है एरेज। इन तीनों को कंबाइन करके वी विल आल्सो मेक अ स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है, ताकि आप लोग को वेल अंडरस्टैंडिंग हो। एंड आई होप कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस को ज़रूर देखा होगा जहां पर मैं हम लोगों ने बहुत चीज़ों के बारे में जावा बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अगर नहीं देखा है तो ऊपर वाली वीडियो को ज़रूर देखें एंड यू विल गेट अ गुड नोट ऑफ दैट बेसिक्स बिफोर कंटिन्यूइंग दिस वीडियो। तो let's talk about conditional operators, loops and so moving forward with conditional operators होते क्या है। एक सिंपल वर्ड्स में जानने का तरीका ये है कि अगर कोई भी चीज़ें चल रही हैं प्रोग्राम्स में या फिर काम कर रहे हो, लेट्स से कि हम एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। स्कूल में आपने एक एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आप पास हो या फिर फेल हो, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स से ऊपर ला रहे हो, वो मार्क्स ला रहे हो, तो आप पास हो। तो उसी कंडीशंस को पूरा करने के लिए हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होती है प्रोग्राम में, दैट इज इफ। अगर हम इस कोड में देखें तो इस कोड में हम लोगों ने बेसिकली इफ स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हमने कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोगों ने एक स्कोर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है 75 से। तो उस चीज़ को पता करने के लिए कि हम लोग पास हुए हैं कि नहीं, तो लेट्स से कि 50 मार्क्स हमारा पासिंग मार्क, हम लोग कैसे कंडीशनली चेक करेंगे कि वी विल हैव इफ, ठीक है, हमारे पास इफ है। इफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिक कंडीशन को डालेंगे कि अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो हम लोग पास हैं, राइट। तो ये हमारा एक बेसिक इफ स्टेटमेंट होता है जहां पर हम लोग कंडीशनली चीज़ों को चेक करते हैं। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा स्कोर अगर ग्रेटर देन 50 है तो हम पास हैं, मगर हमारा अगर स्कोर लेस देन 50 है तो फिर क्या होगा? तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए कि अगर वो कंडीशन फेल होती है तो फिर क्या किया जाए, तो उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स स्टेटमेंट कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा स्कोर 50 से बड़ा है तो आप पास हो, अगर नहीं तो आप फेल हो। तो ये जो हमारा एल्स स्टेटमेंट है वो ये चेक करने के लिए कि अगर हमारा इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स से कि हम लोगों ने अभी तक एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया। लेट्स से कि हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम है। अब ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ ग्रेड्स होते हैं, तो उस चीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास होता है एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं या मल्टीपल कंडीशंस है तो हम लोग यूज़ करके उस कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने इंट स्कोर 82 रखा है। अब लेट्स से कि ग्रेड ए जो है, अगर अबव 80 मार्क्स लाते हैं तो हमें ग्रेड बी मिलता है, तो सी ग्रेटर देन 60 है तो डी, और उससे भी कम आता है हमारा मार्क्स तो ग्रेड एफ है। तो ये कंडीशनली चेक हो रहा है। तो मल्टीपल कंडीशंस के बारे में आपको पता चल गया है कि हम लोगों ने मल्टीपल कंडीशंस पे कैसे ग्रेड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो लेट्स से कि अभी हमारा स्कोर 82 है, तो अगर स्कोर 82 है तो हमारा क्या ग्रेड होगा? तो हमारा जो है पहले यहाँ पर चेक होगा कि क्या 82 ग्रेटर देन 90 है। इस पे पता चलेगा नहीं, ये हमारा स्कोर ग्रेटर देन 90 नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है एल्स इफ पे जाएंगे दूसरे कंडीशन पे कि हाँ हमारा स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 80 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो है स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा कि इसको ग्रेड बी मिला है। फिर इसके बाद ये प्रिंट होने के बाद वो फर्दर चेक नहीं करेगा, इट विल स्टॉप चेकिंग, क्योंकि ये कंडीशन इसका फुलफिल हो गया है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता फर्दर ऑन तो वो अदर स्टेटमेंट्स को चेक करता, और अगर बाकी स्टेटमेंट्स भी अगर ट्रू नहीं होते तो लास्ट में एल स्टेटमेंट में उसे ग्रेड एफ दे देता। तो जैसे लिखेंगे तो हमारा जो है वो ग्रेड बी आ जाता है। सेम वे अगर हम लोग भी चेक करना चाहें तो हम लोग एल्स भी चेक कर सकते हो। तो इसको कमेंट आउट मार करके हम लोग जो है इस वाले कंडीशंस को चेक करते हैं। सेम थिंग वी विल कंपाइल एंड सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो भाई हमारे पास स्कोर 35 है और हम फेल हो चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज आ चुका है कि यू फेल्ड एंड स्टडी हार्ड।
जो हमारा नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है वो हमारा स्विच स्टेटमेंट है। बेसिकली जो स्विच स्टेटमेंट है वो हमेशा जो है वो एक वेरिएबल को चेक करने के लिए कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसके लिए यूज होता है। स्विच स्टेटमेंट इज जस्ट फॉर द क्लीनर कोड व्यू, ठीक है। इसमें आप इफ एल्सिफ भी लगा सकते हो मगर वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा इन द सेंस कि वो थोड़ा सा लॉन्ग चेन प्रोसेस है एल्सिफ लगाना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमारा डे 3 है तो डे 3 में हमारा केस जो है वो 3 एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। स्विच स्टेटमेंट में एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग ब्रेक यूज करते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग इसमें ब्रेक यूज करते हैं तो ये जैसे स्टेटमेंट प्रिंट होगा या फिर जो भी कंडीशन से वो रन होंगे और वो एग्जैक्टली ब्रेक हो जाएगा, फर्दर ऑन वो डिस्प्ले नहीं करेगा। लेट्स से कि हमारा केस 3 के बाद हम लोग ब्रेक यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये केस 3 भी रन करेगा और फिर ये डिफ़ॉल्ट वाला भी रन करके एग्ज़िट कर देगा। तो ये एक छोटा सा कॉमन बग भी है जो कि हम लोग कभी-कभी इग्नोर कर देते हैं। तो हमेशा जो है इस कंडीशन के बाद हमें ब्रेक डालना ही होगा। तो इस चीज़ को रन करने के लिए तो हम लोग इसे रन कर देते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जावा कंडीशन डॉट जावा और उसके बाद इसे जावा डॉट कंडीशन कर देंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा डे 3 में हमारा वेडनेसडे प्रिंट हो गया। लेट्स से कि हम यहाँ पर 2 देते हैं और 2 से ही हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट डिलीट कर देते हैं। तो अब आप गेस करिए कि इसका आंसर क्या होगा। आई विल गिव यू 2 सेकेंड्स टू थिंक। अब उसके बाद आप जवाब को जरूर गेस करके कमेंट में लिखिएगा। अब क्या करूंगा कि मैं ये जावा प्रोग्राम रन करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टर्मिनल में क्या आ रहा है, ट्यूसडे जो कि 2 है, तो हमने 2 पे डे 2 पे हमें ट्यूसडे मिल जाएगा। फिर क्या हुआ कि डे 3 पे वेडनेसडे आ गया और फिर डिफ़ॉल्ट वाला भी प्रिंट हो गया। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा कि वो डाउन बिलो जितने भी स्टेटमेंट्स है या कंडीशंस है उन सबको फुलफिल करेगा। राइट नाउ जो हमारा नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है वो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का एक छोटा सा शॉर्टकट है। इसमें बेसिकली हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग सिंबल्स यूज करके एक्चुअली इफ एल्स जनरेट कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो कि है 20, राइट। अब क्या करेंगे कि हमारे को स्टेटस चाहिए, क्या वो एडल्ट है या फिर माइनर है, राइट। तो अगर एज ग्रेटर देन 18 इक्वल्स है तो हमारा क्या होगा, वो एडल्ट है, अदरवाइज वो माइनर है। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो सिंटेक्स है ये हमारा, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये हमारा एक कंडीशन है। कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क जो है वो एक्ट करता है इफ के तरह कि क्या हमारा ग्रेट या फिर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है। अगर है तो इसके बाद वाला जो भी स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट है, मतलब इफ के अंडर वाला स्टेटमेंट है तो वो प्रिंट होगा। अदरवाइज कॉलन जो ये डबल कॉलन है ये क्या होगा, वो एल्स की तरह काम करेगा। अगर ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो ये माइनर प्रिंट कर देगा। हम लोग जो है अब लूप्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली लूप्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल प्ले करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक्चुअली इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। लेट्स से आपको कहा गया कि 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट करो। आप क्या करोगे, सिस्टम प्रिंट अलन 1, फिर वैसे ही प्रिंट 2, 3, 4, 5। चलो ये चीज़ मान लेते हैं कि आप 100 टाइम्स वो चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। लेट्स से अब मैं उसको 1000 बार बोलूं कि आप 1000 बार वो चीज़ प्रिंट करो, 1 to 1000 करने बोल रहा हूँ, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन ये चीज़ लूप जो है इस चीज़ को थोड़ा ईज कर देता है। लूप में बस 3 ही चीज़ को इंट्रोड्यूस करना होता है जिसके बाद हमारा जो है लूपिंग वो तुरंत हो जाता है। तो 3 टाइप के लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप और तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। अब ये चीज़ें कैसे काम करती हैं एक एक करके समझते हैं। फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप के सिंटेक्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फॉर लिखते हैं हम लोग, फिर एक ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, पहली क्या होती है इनिशियलाइजर, दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है इटरेटर। इसका फ्लो क्या होता है कि इनिशियलाइज़ करा आपने, फिर कंडीशन चेक होगा,
कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो अंदर का जो भी प्रोसेस है वो पूरा होगा। फिर प्रोसेस पूरा होने के बाद एग्जिट नहीं होता है, वो इटरेटर के पास जाता है। इटरेटर इटरेट करता है, जैसे 1 से 1 था तो ये 2 हो जाएगा। तो इस इटरेटर के बारे में या फिर इस प्लस प्लस ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जा कर के उस वीडियो को देखें। इसके बाद ये प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, ये 1 को 2 कर देता है, फिर कंडीशन चेक होता है, कंडीशन ट्रू निकलता है तो फिर ये प्रिंट हो जाता है या फिर जो भी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है। सिमिलरली जब तक ये कंडीशन हमारा ट्रू है तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। जिस समय हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया वो प्रिंट नहीं करेगा और फॉर लूप से एग्जिट कर जाएगा। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, तो इस एग्जाम्पल में हमारा कैसे प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, 2 प्रिंट होगा क्योंकि ये भी कंडीशन ट्रू है, 4 प्रिंट होगा ये भी कंडीशन ट्रू है, 5 भी होगा, मगर 6 नहीं होगा क्योंकि 6 जब आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। तो फॉर लूप के कुछ 2 यूज़ केसेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से या फिर अपने कंडीशंस के हिसाब से फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। 2 यूज़ केसेस क्या है कि लेट्स से कि आपको पीछे से काउंट करना है, ठीक है? लेट्स से लाइक टाइमर, ठीक है? तो टाइमर के लिए हम लोगों को एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, लेट्स से हमें 10, 9, 8, 7, 6 बैकवर्ड काउंटिंग करना है। तो हम लोग वही सेम प्रोसेस कि हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे i को 10 से। करने के बाद हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि ये 1 तक ही जाना चाहिए या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ये 0 पे एग्ज़िट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो 10 बड़ा है 0 से तो ये प्रिंट होगा, राइट? ये प्रिंट होगा। ये प्रिंट होने के बाद हमारा इटरेटर पे जाएगा, माइनस माइनस इटरेटर मतलब 1 कम होगा, मतलब 10 जो है वो 9 हो जाएगा, i 9 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा। फिर वैसे ही 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 तक जाएगा और जैसे ही ये i माइनस नेगेटिव होगा, यहाँ पर बोला गया है कि कंडीशन में i हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो जैसे ही होगा ये फॉर लूप ब्रेक कर जाएगा और ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा प्रिंट, राइट? तो ये एक काउंटिंग बैकवर्ड का यूज़ केस है। दूसरा यूज़ केस फॉर लूप का है कि हम लोग स्टेप वाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? स्टेप वाइज़ मतलब कोई इंसान 10 स्टेप चल रहा है एक बार में, लेट्स से, तो हम लोग वो कैसे लिखेंगे? तो उस चीज़ को लिखने के लिए फिर हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे, लेट्स से 100 तक हमें जाना है स्टेप्स लेकर के। तो वैसे ही हम लोग को कुछ नहीं, बस इसके इटरेटर में चेंज करना है कि हम लोग प्लस इक्वल्स टू 10 कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि i इज़ इक्वल्स टू i प्लस 10। तो इस इटरेटर का मतलब सिंपली ये होता है कि आप अपने अंदर 10 ऐड करते रहो और इस कंडीशन को चेक करते रहो और वो कंडीशन चेक होते-होते प्रिंट होती जाएगी, राइट? तो ये 2 के यूज़ केसेस हैं फॉर लूप के, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट लूप, दैट इज़ लूप क्या है? वो सिमिलर टू फॉर लूप है, ये भी इटरेशन में काम करता है, मगर इसका जो है सिंटैक्स अलग होता है और इसका थोड़ा वर्किंग भी डिफरेंट होता है। सॉरी, कैसे डिफरेंट होता है? लेट्स से इसमें क्या होता है, व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन नहीं होता। व्हाइल लूप में सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस रहते हैं और कंडीशंस के बाद आपका स्टेटमेंट रहता है। अब इसको जस्ट लाइक फॉर लूप समझना कि हम लोग इसको फॉर लूप की तरह कैसे रन करेंगे। तो फॉर लूप में क्या होता है कि हम लोगों ने इनिशियलाइज करा, बाहर इनिशियलाइज कर दिया। अब ये नंबर जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए, यहाँ हम लोगों ने कंडीशन डाल दिया। कंडीशन डालने के बाद हमारा क्या है, प्रोसेस क्या है कि हमें इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करना है, करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इस नंबर को अंदर ही इंक्रीज कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि व्हाइल लूप में इटरेशन हमारा अंदर हो रहा है या फिर जो भी आप स्टेप्स लिखते हो वो हमारा अंदर होता है, इनिशियल बाहर होता है और कंडीशन इस ब्रैकेट के अंदर सेट होता है। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप में थोड़ा सा सिंटेक्स का ही डिफरेंस है। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि एक कॉमन बग होता है, कि मान लो कि ये वाला कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो गया। लेट्स से कि हमारा जो है नंबर 1 है और इस नंबर कंडीशन को हम ये कर दिए कि नंबर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इस इटरेशन को डालो या ना डालो, ये क्या है? ये एक अब इन्फिनाइट लूप बन गया है। हमेशा ये कंडीशन ट्रू होगा और ये हमेशा प्रिंट होते जाएगा। जिसके वजह से इस कंडीशन की वजह से हमारा जो है सिस्टम क्रैश कर सकता है या प्रोग्राम फ्रीज़ कर सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक बेटर कंडीशन होना ज़रूरी है, प्लस इटरेशन ऐसा रखें कि वो
हमेशा जो है लास्ट में कंडीशनली फॉल्स हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं एक रियल वर्ल्ड व्हाइल लूप सिनेरियोस पे। इस एग्जांपल में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कभी भी यूजर जो है एक वैलिड एज डालता है तो वो लूप के कंडीशन को फॉल्स कर देता है और उसके बाद वो एज प्रिंट हो जाता है। तो उस एज के सिनेरियो को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्कैनर क्लास लेंगे फॉर द यूजर इनपुट। लेने के बाद हम लोग एज को क्या करेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू पे दे देंगे। नेगेटिव वैल्यू क्यों डाला? क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही वैसा है कि अगर अगर हमारा एज वैलिड एज होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। अभी ये एज वैलिड नहीं है क्योंकि ये एज -1 है। कंडीशन क्या है कि एज जो है वो अगर लेस देन 0 हो या फिर और ऑपरेटर यूज करें। अगर या लूप अंदर आने के बाद फिर हम लोग 130 से ज़्यादा डाल देंगे। तो लेट्स से कि हम लोग 130 डालते हैं, तो क्या हुआ, फिर से वही सवाल आया कि 0 से 120 के बीच में डालो। ये लूप में अब चलता ही जाएगा। हम लोग -9 डालेंगे तो आप देख रहे हो कि ये वाइल लूप चलते ही जा रहा है। अब जैसे हम लोग 0 से 120 के बीच में वैल्यू डालेंगे, क्या होगा कि ये लूप एग्जिट कर जाएगा और हमारा एज प्रिंट हो जाएगा कि आपका एज 50। अब हम लोग लूप के बारे में पढ़ेंगे। डू वाइल लूप क्या होता है? ये सिंपल, ये भी एक लूप होता है मगर इसमें एक डिफरेंस होता है वाइल लूप और फॉर लूप के में। इसका बॉडी जो है वो कम से कम एक बार जरूर चलेगा अगर कंडीशन मीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कैसे ये एक बार चलेगा? इसमें आप अगर सिंटेक्स को गौर से देखो तो डू हमने पहले लिखा है और वाइल कंडीशन लास्ट में चेक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले करो उसके बाद कंडीशन चेक करो। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या रखा है कि हम लोगों ने स्कैनर क्लास लिया हुआ है और एक चॉइस जो कि हमारा एक वेरिएबल है जो कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया गया है और इसमें जो हम लोगों ने स्कैनर क्लास लिया हुआ है ताकि हम लोग यूजर इनपुट ले पाए। में क्या होता है, ये कम से कम एक बार तो बॉडी के अंदर जाता ही है। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, इसमें एक ऑप्शंस दे दिया। फिर चॉइस में हम लोगों ने स्कैनर इनपुट दे दिया कि मतलब जो भी हम लोगों ने कीबोर्ड से इनपुट डाला है वो चॉइस के अंदर चला जाएगा। और जैसे चॉइस के अंदर जाएगा ये चेक करेगा कि चॉइस 3 नहीं होना चाहिए। अगर चॉइस 3 हुआ तो वो क्विट कर जाएगा। ये यहाँ से कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ टर्मिनल में देखें तो हमारा जो है यहाँ पर हम लोगों ने जब ये लूप प्रोग्राम रन किया तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ गए। तो लेट्स से कि हम लोग एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है? तो इस ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग चलो 1 सेलेक्ट किया, फिर से वही ऑप्शन आ गया, 2 सेलेक्ट करते हैं, कुछ नहीं हुआ, ये लूप रन कर रहे हैं। लेकिन जैसे अब हम लोग 3 डालेंगे, या चलो 3 नहीं हम लोग 5 डालते हैं। ऑब्वियसली ये चलेगा क्योंकि हमारा चॉइस जो कंडीशन है वो 3 नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। 3 जैसे डालेंगे तो हमारा जो है गुड बाय स्टेटमेंट आकर के प्रिंट होने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे जो है हमारा डू व्हाइल लूप काम करता है। बात समझने की इतनी सी है कि डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार कंडी जो है उसका बॉडी रन ज़रूर करता है, फिर वो कंडीशन चेक करता है। तो अब इस वाले पार्ट पे हम लोग बात करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। एक्चुअली ब्रेक एंड कंटिन्यू एक ऐसी कंडीशंस है जो कि हेल्प करती हैं हमारे लूपिंग कंडीशंस में। कैसे हेल्प करती है एक-एक करके समझते हैं। ब्रेक क्या करता है, वो हमें अर्ली एग्जिट कराने में हेल्प करता है लूप से। इस ब्रेक को यूज़ करने के लिए जैसे हम लोगों ने स्विच केस में भी देखा था कि हम लोगों ने ब्रेक यूज़ किया था, वैसे ही सिमिलरली हमें भी फॉर लूप में या किसी भी लूप में हम लोग ब्रेक यूज़ कर सकते हैं कंडीशनली। अब इस चीज़ को करने के लिए हम लोग ये सिंटैक्स देख रहे हैं कि हम लोग i से 10 तक इटरेट कर रहे हैं और इस वाले कंडीशन में हम लोग अगर आगे देखें तो i अगर 5 हुआ, ठीक है, अगर i हमारा 5 हुआ तो वो कंडीशन के थ्रू ये ब्रेक हो जाएगा। और अब इसमें ये कैसे प्रिंट हो रहा है, हम लोग एक-एक करके देखते हैं। जैसे 1 हो गया और 1 10 से कम है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। 2 इसमें भी चेक हुआ, फ़ॉल्स हुआ कंडीशन, तो ये फिर अब ये प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। सिमिलरली ये 4 तक वैसे ही काम करेगा। लेकिन जैसे ही 5 आएगा, मतलब ये इटरेट होकर के ये जैसे 5 आएगा और 5 लेस देन 10 हुआ और जब ये कंडीशन चेक हुआ कि हाँ, मेरा i जो है वो 5 के बराबर है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कंडीशन आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया गया और वहीं पर लूप को ब्रेक कर दिया गया या फिर एग्जिट कर दिया गया लूप। सिमिलरली अब हम लोग बात करें कंटिन्यू के बारे में, तो ये स्किप करने में हेल्प करता है। कैसे? लेट्स से कि हम लोगों ने सेम लूप लगाया है और हम लोग ये चेक करें कि जो भी हमारा इवन वैल्यू होगा i का, वो क्या होगा? वो ये वाले पे प्रिंट नहीं होगा। तो अगर वो प्रिंट नहीं होगा तो प्रिंट क्या-क्या होगा? लेट्स सी कि 1 mod 2 0 है क्या? नहीं, 1 mod 2 का वैल्यू आता है 1।
तो ये कंडीशन वो ट्रू नहीं हुआ, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब 1 इटरेट होने के बाद ये जब 2 हो गया, 2 का कंडीशन चेक हुआ कि 2 हाँ लेस देन 10 है, और 2 जब मॉड 2 हो गया तो ये 0 आंसर आता है, मतलब ये इफ का कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू क्या करता है कि ये यहाँ से पास ऑन कर देता है इटरेटर को। इसका मतलब कि नीचे जितनी भी बाकी प्रोसेसेस हैं या फिर कंडीशंस है या जो भी है, वो उनको इटरेट होने नहीं देता है, मतलब वहां जाने नहीं देता है। यहाँ से कंटिन्यू होकर के वो इटरेशन में चला जाता है। बेसिकली ये जो फॉर लूप है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑड आउटपुट्स के लिए है, मतलब हमारे पास ऑड आउटपुट करने के लिए होता है। तो अब हम लोग एक बार टर्मिनल में देखते हैं कि क्या क्या प्रिंट हो रहा है। दोनों कंडीशंस हैं, तो 1 to 10 है, आई 5 हुआ तो ब्रेक हो गया, मतलब ये 1 2 3 4 आप देख रहे हैं कि ये 5 तक हुआ, उसके बाद ये ब्रेक हो गया। सिमिलरली कंटिन्यू के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 3 5 7 9, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑड आउटपुट्स आए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेस्टेड लूप्स के बारे में। ठीक है, तो नेस्टेड लूप्स में क्या हो रहा है, नेस्टेड का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप, या फिर आप कोई भी लूप को किसी भी अंदर दूसरे लूप में अंदर में आप इटरेट करा सकते हो। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है इस एग्जांपल में कि हम लोग एक कॉलम, हमारा एक रो है जो 3 साइज का है और कॉलम भी 3 साइज का है। बेसिकली आप इमेजिन करो एक बॉक्स जो कि 3 बाई 3 रोज एंड कॉलम्स का है। ठीक है, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि एक बार ये फॉर लूप चला तो उसके बाद जो अंदर वाला फॉर लूप है जब तक इसका काम खत्म नहीं होता उसके बाद ही ये इटरेट आगे कर सकता है। तो बेसिकली लेट्स से कि 1 हुआ, 1 पे है, रो 1 है। रो 1 होने के बाद यहाँ पर कॉलम क्या है, कॉलम भी हमारा 1 है। ठीक है, ये समझ में आया। फिर क्या हुआ कि रो अभी भी हमारा 1 है, लेकिन कॉलम अभी ट्रेट हो रहा है, कॉलम इंक्रीज हो रहा है, कॉलम क्या होगा, कॉलम हो जाएगा 2, सिमिलरली 3। अब जैसे ही कॉलम 4 होगा ना, तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा कि ये कंडीशन फॉल्स है और ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि ये न्यू लाइन के लिए हम लोग प्रिंटलन किए, तो ये क्या होगा, नीचे चला आएगा, तो फिर यहाँ पर ये रो क्या होगा, रो हमारा हो जाएगा 2। और यहाँ कैसे प्रिंट होगा, फिर ये 2 आएगा, रो तो हमारा 2 है। फिर रो के 2 के लिए हमारा फॉर लूप चलेगा, फिर कॉलम 1 है, कंडीशन चेक हुआ तो क्या होगा 2 कॉमा 1, सिमिलरली 2 कॉमा 3। फिर वैसे ही रो, अब जैसे ये कॉलम खत्म हुआ, अब कॉलम एग्जिट करेगा फॉर लूप, फिर यहाँ पर प्रिंट एलन होगा, नया लाइन पे जाएगा, फिर रो 3 हो जाएगा। अभी के लिए ये नेस्टेड लूप ऐसे है। अब इस फॉर लूप की जगह पे तुम लूप भी यूज कर सकते हो। आई होप ये नेस्टेड लूप का पार्ट तुम्हें पसंद समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एरेज। ये एरेज क्या होता है एक्चुअली? अभी तक हम लोगों ने जो भी अभी तक बातें की है, जो भी हम लोगों ने सीखा है, हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है कि हम लोग कोई भी वैल्यू किसी एक वेरिएबल में ही स्टोर कर पा रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर लेट्स से कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ की नीड है। ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि हर वैल्यूज़ के लिए हर एक वेरिएबल बनाएँ। मान लो 100 वैल्यूज़ हैं, तो 100 वेरिएबल्स तो क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग। इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, राइट? तो उस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, दैट इज़ एरे। जब हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे थे डेटा टाइप्स के बारे में, तो हम लोगों ने इस बारे में बात की थी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, राइट? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, तब यहाँ पर एरेज़ के पास आएँ, राइट? नाउ अब ये एरेज़ होते क्या हैं? एक्चुअली एरे स्टोर करते हैं सेम डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ को। लेट्स से अगर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, तो वो इंटीजर टाइप के ही डेटास को वो स्टोर करेगा। ठीक है, इसको सिंपल वे में ऐसा है समझने के लिए कि एक बॉक्स है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं जहां पर टाइप के डेटा टाइप स्टोर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही उन सारे बॉक्सेस में स्टोर हो रहा है, अगर डबल है तो डबल ही उन उस एरे में स्टोर हो रहा है। ठीक है, एरे का सिंपल डेफिनेशन यही है कि एरे स्टोर्स द वैल्यू ऑफ द सेम डेटा टाइप। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एरे में एक जगह इंटीजर डाल दिया, दूसरे में डबल डाल दिया, ऐसे नहीं कर सकते। एरे में वैसे नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात यह है सीखने के लिए कि एरे का जो इंडेक्सिंग होता है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में आप दे सकते हो इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि आप उस इंडेक्स के थ्रू उस वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हो।
बेसिकली अब नॉर्मल टर्म्स में आप कैसे देखोगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, राइट? आप ऐसे देखोगे। मगर एरेज़ में वैसे नहीं होता, या फिर बोलो कि कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, वहाँ पर एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये 0th इंडेक्स का होगा, राइट? ये 1 इंडेक्स का होगा, ये 2 इंडेक्स होगा इसका, ये 3 और ये 4, राइट? तो इस तरह से इसका इंडेक्सिंग होता है। चलिए अब बात करते हैं कि अब हम लोग एरेज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एरेज़ क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपके पास डिक्लेयर्ड वेरिएबल या फिर बोलो कि डिज़ायर्ड वैल्यूज़ हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपको कौन से टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए, एरेज़ का कौन-सा डेटा टाइप होना चाहिए वो आप लिखोगे। डेटा टाइप के बाद ये बॉक्स जो है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉक्स जो होता है, इसका ये मतलब होता है कि यू हैव मल्टीपल ऑफ दैट डेटा टाइप्स, ठीक है? ये इसका मतलब ये एरे डिक्लेयर करने में आता है। फिर स्कोर्स जो वेरिएबल का नाम है, मतलब एरे वेरिएबल जो भी है उसका नाम है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम लोग डिजायर्ड वैल्यूज डाल सकते हैं, राइट? तो इस तरह से हम लोग जो है एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग कैसे एरेस के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम लोग चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एक एरे के बारे में जानने के लिए, ठीक है? जैसे अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग एरे का डिक्लेरेशन सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास डिजायर्ड वैल्यूज हैं तो हम लोग कैसे एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, स्कोर्स लिखना है, स्कोर्स के बाद ब्रैकेट देना है, और ब्रैकेट के अंदर अब जो भी आपको वैल्यूज एक्सेस करनी है आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको मान लो कि इस एरे का हमको लेंथ जानना है, तो एरे का लेंथ जानने के लिए भी सबसे सिंपल है, स्कोर्स डॉट लेंथ लिखना है आपको। स्कोर्स डॉट लेंथ लिखते हो तो आपको ये एरे का लेंथ देता है, दैट इज 5, 1 2 3 4 5। नाउ ये बात होगी एक्सेसिंग की। ना एक्सेसिंग के बाद आता है कि अगर चलो मान लो आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है, तो क्या वो वैल्यूज कैसे चेंज करेंगे हम लोग? तो कुछ नहीं करना है, वो जैसे हम लोग एक्सेस करते थे इक्वल्स टू 100 कर देंगे। मतलब कि इस वाले इंडेक्स पे, स्कोर्स के इस वाले इंडेक्स पे 100 डाल दो, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर वो वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर अब इसको हम लोग अगर एक्सेस करेंगे तो ये हमें 100 वैल्यू देगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एरेस को कैसे विदाउट वैल्यूज डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? तो अगर हम लोग को एरे डिक्लेयर करना है विदाउट वैल्यूज, तो याद रखना है कि हम लोग को क्या करना है। ये तो सिंपल स्टेप है जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, जब हमारे पास डिजायर्ड वैल्यूज हैं। तो उसी तरह से इंट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज ब्रैकेट, फिर टेम्परेचर्स मतलब कि जो वेरिएबल का नेम है एरे, ठीक है? एरे का नेम क्या है, फिर न्यू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हमारे हेल्प करता है, राइट? अब इंट 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 क्या है, इंट इज द डेटा टाइप, कि इस इंट डेटा टाइप के 7 वैसे वैल्यूज, मतलब कि 7 ऐसे बॉक्सेस हमें चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरे इनिशियलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी वैल्यूज। बस एक चीज याद रखने की चीज है कि जो सातों में आपने डिक्लेयर किया, तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा? इसका इनिशियल वैल्यू होगा 0, ठीक है? इसके सारे इनिशियल वैल्यूज होंगे 0। अब आपको क्या करना है कि अब आपको हर एक वैल्यूज या इंडेक्स का अगर वैल्यूज है तो आप वैल्यूज इसको इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं कि टेम्परेचर का 0th इंडेक्स है 1 2 25 पे, तो इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं लूपिंग एट एरेज। जैसे कि अब हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग लूप्स कैसे यूज कर सकते हैं, लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। बेसिकली अब एक सिनेरियो है जहां पर एरेज में हो सकता है मल्टीपल वैल्यूज है। जब वो 1000 वैल्यूज हैं, तो उस 1000 वैल्यूज को इटरेट करने के लिए हमारे पास लूप है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? बेसिकली सेम चीज़ है। हम लोगों ने जैसे इनिशियलाइज़ किया, हमने करा। इनिशियलाइज़ करने के बाद जो फॉर लूप का एक होता है, एक पैटर्न है, सिंटैक्स है, जहाँ पर इनिशियलाइज़ेशन करना है कि हम लोग को 0th इंडेक्स से चालू करना है और एकदम आखिरी तक जाना है, ठीक है? याद है कि अगर 5 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ है, लेकिन लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 4, क्योंकि 0th इंडेक्स हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप 5 पे जाइएगा, तो एरे आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में आप चले जाइएगा। तो वैसे ही आई को हम लेस देन स्कोर डॉट लेंथ करें, मतलब आई 5 से कम रहेगा। सिमिलरली वैसे ही हम लोग इटरेट कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज, ठीक है? ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है, जब ये तरीका तब हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जब हम लोग को वैल्यूज के साथ इंडेक्स से भी कोई काम होता है, ठीक है, जनरल प्रोग्रामिंग में। दूसरा होता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप को डिक्लेयर करने का सिंपल तरीका होता है कि मान लो
कि जब हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यूज़ से मतलब है, इंडेक्स से मतलब नहीं है। तो सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर जो भी डेटा टाइप का एरे है, वो डालो, जो भी तुम वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो, वो डालो और उस वैल्यूज़ में डबल सेमीकोलन देके उस एरे का नाम दे दो। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, तो फिर अब उसके बाद इटरेट कर दो स्कोर्स पे। तो बेसिकली होता क्या है कि फिर जाता है फिर 88 और ये ऑटोमेटिकली अपने आप टर्मिनेट हो जाता है जब इसके पास एंड ऑफ द लूप में आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे अब हम लोग लूपिंग के थ्रू एरे में इनपुट ले सकते हैं, ठीक है? तो एरे में इनपुट लेने का क्या तरीका है कि चलो इस पे कमेंट आउट कर देते हैं पहले अभी हम लोग ऐसा डिक्लेयर करेंगे एरे को कि हमारे पास वैल्यूज नहीं है। तो उस तरह से डिक्लेयर कैसे करते हैं? इंट ब्रैकेट्स लेट्स से स्कोर्स ही लेते हैं हम लोग, ठीक है? स्कोर्स लिया, ठीक है? अब इसको कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने न्यू दे दिया, न्यू इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास और उसके बाद जो है हमने ये डिक्लेयर कर दिया। अब इस डिक्लेयर्ड वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल वैल्यू दे देते हैं 10, ठीक है? 10 या चलो 5 दे देते हैं अभी के लिए। याद रखना कि इसके हर इंडेक्स में अब सारे वैल्यूज़ 0 होंगे। अब हम लोग इसको कैसे लेंगे इनपुट? इनपुट कैसे लेंगे? तो हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास लिया, ठीक है? स्कैनर एससी इक्वल्स टू स्कैनर। अब अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग चलाएँगे इंट i इक्वल्स टू 0 से हम लोग लिखेंगे कि हमको स्कोर्स का लेंथ दे दो भाई, ठीक है? स्कोर्स का लेंथ देने के बाद आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है, ये 5 लेंथ तक इटरेट हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें वैल्यूज़ नहीं आया है। उस वैल्यूज़ को कैसे लेने के लिए हम इंट वैल लेंगे और इसमें हम करेंगे एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है? जैसे एससी डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, ये बार-बार वैल्यू लेगा। अब इसमें वैल्यूज़ कैसे जाएँगे? अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जिस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज़ लिया था कि मतलब इस वाले इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा वैल, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसमें इनपुट ले सकते हैं थ्रू लूपिंग, ठीक है? अब इसको अगर हम लोग प्रोड्यूस करना चाहें, ठीक है? टॉक अबाउट नाउ 2D एरेज़। 2D एरेज़ क्या होता है? जस्ट एरे के अंदर एरे, ठीक है? नॉर्मल 2D एरे, ये एक एरे है, उसके अंदर डबल एरे, उसके अंदर एरेज़। तो इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है? डबल बार ये आप दे दोगे तो इसका मतलब 2D एरे, 3 बार दे दोगे तो 3D एरे, ठीक है? एरे के अंदर के एरे के अंदर एरे, एरे का नाम ग्रिड, ग्रिड और उसके बाद ये एरे का जैसे हम लोग डिक्लेरेशन करते थे नॉर्मल, अब उसके अंदर हम लोग जो वैल्यूज़ देते थे, उन वैल्यूज़ की जगह पे अब हम लोग अरेज़ पास करेंगे। तो ये तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसको हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लोग अरेज़ में देखे थे एक्सेस करने का तरीका कि वी वर डूइंग स्कोर ब्रैकेट एंड देन इंडेक्स का नंबर। तो अभी जो है, अभी हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं कि ये 0 है। तो अब बेसिकली आप ढंग से देख पा रहे होगे कि ये 0, 0 है। ये 0, 1 है, मतलब रो कॉमा, तो ये इस तरह से चलता है कि अगर मान लो कोई भी ग्रिड है, तो यहाँ पर रो आएगा, फिर यहाँ कॉलम आएगा बेसिकली, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग एक्सेस करते हैं बेसिकली वैल्यूज़ देके। तो यहाँ पर रो का इंडेक्स चाहिए, यहाँ कॉलम का इंडेक्स चाहिए, तो उस तरह से हम लोग बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज़ को। तो ग्रिड 0, 0, 0 वैल्यू 1, ठीक है? 0, 0 वैल्यू, ठीक है? ग्रिड चाहिए तो हम लोग ऐसे डाल सकते हैं। तो अभी कोई भी ग्रिड में जाओगे तो उसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0 होगा, ठीक है? तो अब मैं इसमें वैल्यूज़ कैसे डाल सकता हूँ? तो सिमिलरली तुमको क्या करना है, यही चीज़ पकड़ना है। ये 2 नेस्टेड लूप्स ले लिए हमने। उससे पहले क्या करना है कि हमें स्कैनर क्लास डिफाइन करनी है। स्कैनर क्लास डिफाइन करने के लिए स्कैनर, तो इस तरह से वैल्यू हमारे उसमें चली जाएगी और इसी तरह से हम लोग यहाँ लूप भी कर सकते हैं, ठीक है? लूप करने के लिए यहाँ आ गया ऐसे, ठीक है? तो हम लोगों ने ओके यहाँ पर कॉल हो, ठीक है? तो ये रन हो गया। तो 0, 0, 1 पे वैल्यू बताओ, 23, 4, 5, 12, 6, 4। तो इस तरह से आप देखो आउटपुट आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स कंटिन्यू विथ अ मिनी प्रोजेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टूडेंट्स ग्रेड बुक बनाएंगे जिसमें हर एक स्टूडेंट का स्कोर्स दिया रहेगा, ठीक है, एरे में। और उसमें हम लोग हाईएस्ट, लोएस्ट और एवरेज और फिर विथ फुल रिपोर्ट उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने अभी तक जो भी ओवरऑल सीखा है वो ओवरऑल थिंग्स का एक सम अप होगा, ठीक है? तो एक बाय एक काम करते हैं, ठीक है? तो मिनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एरे से स्टार्ट करेंगे। एरे क्या होगा? एरे में क्या होगा कि हम लोग स्कोर्स लेंगे इसमें। ऑब्वियसली हमें स्कोर्स चाहिए, या फिर एक काम करते हैं, हम लोग स्कोर्स को
इनपुट वैल्यूज, मतलब कि यूज़र इनपुट से कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र इनपुट लेना है तो न्यू इंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूज़र इनपुट होगा। यूज़र इनपुट लेट्स से कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट का स्कोर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ये चाहिए, इसमें हम लोग को इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए सेम स्कैनर क्लास यूज करना होगा, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट होगा ये हमारा, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो अब इस वैल्यू को हम लोगों ने स्कोर्स पे दे दिया और हमारा जो है वैल्यू वो इंटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 3 चीज़ें करनी है। पहला सम निकालना है, दूसरा हाईएस्ट स्कोर जो भी क्या है, और लास्टली एवरेज निकालना है। तो सम के लिए सम को 0 कर लिए हम लोगों ने, हमें हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कोर का पहला वाला जो भी हमारा वैल्यू वो ले लेंगे। वैसे ही सिमिलर लोएस्ट के लिए भी लॉजिक ऐसा रहेगा कि अगर जो भी वैल्यू लोएस्ट से कम होगा उसमें हम क्या करेंगे कि लोएस्ट को वो वैल्यू कर देंगे, ऐड उसमें डाल देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सम चाहिए किसका, स्कोर का, तो हम स्कोर ले लिए, फॉर ईच लूप ले करके स्कोर्स लिख दिया। अब क्या किए हम लोग, सम में वो सारे स्कोर्स ऐड अप कर दिए। ये हो गया कैसे, ये क्या कर दिया हम लोगों ने, टोटल मार्क्स ले लिया, ठीक है। टोटल मार्क्स लेने के बाद में अब हमें क्या चाहिए कि हमें हाईएस्ट भी चाहिए और लोएस्ट भी चाहिए। तो हाईएस्ट चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कंडीशन डाल सकते हैं इफ का, कि अगर हाईएस्ट इज लेसर देन द स्कोर, ठीक है, तो हाईएस्ट में वो वैल्यू चला जाएगा, राइट। अगर सिमिलरली जैसे कि अब हमारे पास दो कंडीशन है कि अगर मेरा लोएस्ट अगर बड़ा हो गया स्कोर से, तो हमारे पास लोएस्ट वुड बी इक्वल्स टू स्कोर, राइट। तो ये एक कंडीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाईएस्ट ले सकते हैं, और दूसरे कंडीशन से क्या कर सकते हैं कि हम लोग लोएस्ट अपने लोएस्ट में स्टोर कर सकते हैं। अब हमें पास क्या है कि हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला टोटल एवरेज चाहिए, हाईएस्ट स्कोर चाहिए, लोएस्ट स्कोर चाहिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर हम लोग एवरेज का बात करें तो एवरेज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी विल गिव दी डबल, डबल में क्या, अब एवरेज के लिए तो तुम नॉर्मली क्या लिखे थे अभी हम लोग पिछले में, सम बाय, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट क्या चाहिए हमें कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है, हाईएस्ट मार्क्स या फिर हाईएस्ट स्कोर, तो हाईएस्ट स्कोर हम लोग लिख सकते हैं हाईएस्ट। सिमिलरली क्या करेंगे, लोएस्ट देखेंगे, तो लोएस्ट के लिए हमें लोएस्ट स्कोर चाहिए, लोएस्ट स्कोर के लिए हमें, एक मिनट, हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है, यहाँ पर प्लस बाहर होगा ना कि अंदर होगा, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ। तो ये रहा हमारा कोड मिनी प्रोजेक्ट का, कि हमने क्या किया है, एक इनिशलाइज किया एरे को, 1D एरे को इनिशलाइज किया, फिर उसमें वैल्यूज ली, फिर हम लोगों ने सम निकाला, टोटल सम निकाला, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू लिया, ठीक है। अब इस चीज को रन करते हैं, तो इंटर द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हम लोगों ने एक गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर हमें इसको ब्रैकेट में डालना चाहिए था। तो अब इंटर द सब्जेक्ट 1 2 3 45 76 34, हाईएस्ट स्कोर क्या निकल के आया, 76, और लोएस्ट क्या निकल के आया। तो ये एक क्यूरेटेड मिनी प्रोजेक्ट था जो कि हम लोग जो ने जो भी 3 चीज़ें आज सीखी उसका। I hope you like this video. If you have any questions or comments, you can comment down below. I'll be answering all of that. ठीक है। और उसके बाद अगर अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक।